हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोड है 165, उसका सैंपल पेपर जो 2025 बोर्ड के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in ने दिया है। मतलब ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया सैंपल पेपर है और मिनिमम ये आपको करके जाना होता है। हालांकि सैंपल पेपर बहुत सारे करके जाना होता है, लेकिन मिनिमम ये जरूर करके जाना होता है क्योंकि ये आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में उसके बारे में आपको बताता है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरे के पूरे सैंपल पेपर को इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या बेसिकली हमारे सैंपल पेपर का कंटेंट है और आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो सबसे पहली बात कि सारा का जो क्वेश्चन होगा वो 50 मार्क्स का होगा और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 आवर्स का, राइट। इंस्ट्रक्शंस ये है कि टोटल 5 सेक्शंस हैं आपके ए से लेके ई तक, यानी ए बी सी डी ई। ये देखिए ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस दिए हुए, मतलब दिस और करके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप चुन सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। सेक्शन ए के पास 12 टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसकी टोटल वेटेज 12 मार्क्स की होगी। वैसे ही बी के पास 7 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर के, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि 14 मार्क्स का। वैसे ही 4 क्वेश्चन सेक्शन सी के पास है शॉर्ट आंसर्स के, ठीक है, जो 3 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा। वैसे ही सेक्शन डी में एक क्वेश्चन और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन है। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा और सेक्शन ई का जो क्वेश्चन होगा वो भी दोनों के दोनों 4 मार्क्स के ही होंगे। तो इस तरीके से टोटल मार्किंग आपकी कितनी हो जाएगी? 50 मार्क्स की हो जाएगी। सो दिस इज सेक्शन सी। क्या कहता है? देखो सेक्शन सी में जो है ये 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है? द फॉलोइंग एचटीएमएल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिटन प्रॉपर्ली, यानी 1 2 3 एक क्वेश्चन एक नंबर का। रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको अपने कॉपी में रीराइट करना है, ठीक है। डिजायर्ड पर्पस ऑफ ईच स्टेटमेंट इज मेंशन्ड अंडर इट। तो देखो ये स्टेटमेंट है और इसका डिजायर्ड पर्पस क्या है? देखो ये कमेंट होता है ना, एक्सक्लेमेशन डैश डैश कमेंट लाइन होता है, ठीक है। तो कहता है पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड। तो बॉडी कलर नहीं होता है, अगर आपको बैकग्राउंड यूज करना है तो बॉडी बीजी कलर होता है, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। तो आपको आपके एग्जाम की कॉपी में क्या लिखना है? ऐसा लिखिएगा 1 नंबर और उसका आंसर आप बस लिख दीजिएगा ऐसे, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड। देखो ये हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। और जबरदस्ती आपको जो है वो बड़ा बड़ा लिख के और जबरदस्ती फैला के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर आता है ये एक लाइन लिखने के लिए आपको 1 नंबर मिला, नहीं आता है तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉन्ट टाइप इक्वल टू एरियल। तो फॉन्ट टाइप इक्वल टू एरियल, यहीं पे गलती हो गई। फॉन्ट टाइप होता ही नहीं है, फॉन्ट फेस होता है। क्या लिखेंगे? फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल, यानी ये बताने के लिए कि किस तरह का फॉन्ट होगा। नाउ तीसरा क्या कहता है? आईएमजी सोर्स। आईएमजी सोर्स नहीं होता, आईएमजी एसआरसी होता है। क्या आता है? देखिए इसका आंसर मैंने लिखा आईएमजी एसआरसी, यानी कि कौन सा इमेज आप लाना चाहते हैं उसको डबल कोट्स में आप लिख देते हैं। और विड्थ, देखिए साइज नहीं होता है कभी भी, हाइट और विड्थ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? इमेज सोर्स शुड बी दिस आईएमजी गर्ल img_girl.jpg, विड्थ एंड हाइट बोथ शुड बी 500। तो यहाँ पे साइज कहां से आ गया? तो वही लिखा हुआ आईएमजी सोर्स नहीं होगा, एसआरसी होगा। फिर हमने नाम दे दिया, विड्थ इक्वल टू जो विड्थ था वो दे दिया, हाइट इक्वल टू जो हाइट था वो दे दिया। बहुत आसान। देखिए एचटीएमएल सबसे आसान चीज होता है समझने के लिए, 5वीं 6वीं क्लास से बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर टाइम दीजिएगा तो फुल मार्क्स इस सब्जेक्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। 50 आउट ऑफ 50 आराम से आता है। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर लास्ट के 5-10 मिनट पढ़ लेंगे आप, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। फुल मार्क्स तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कंसीडर द यूआरएल www। देखो https// अच्छा एक चीज देखो, ये होता है HTTP, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक होता है HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। कभी भी याद रखना सिक्योर्ड वाले पे काम करना जब भी आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना है, वरना आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपके साथ जो है वो साइबर क्राइम आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि HTTP पहले यूज करते थे जब कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था, जब ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने थे, लेकिन अब HTTP यूज करते हैं। देखो HTTP जो था वो सिक्योर्ड नहीं था, इसमें क्या लगाया गया? SSL लगाया गया। HTTP फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या लगाया गया? SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर।
तो ये क्या बना, HTTPS बना, जो कि सिक्योरिटी। तो एक जो SSL के बारे में भी अगर पूछे तो आप बता सकते हो, SSL क्या है, ये एक सिक्योर सॉकेट लेयर है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि आपका डेटा जो है वो इंटरनेट पे कोई हैक ना कर सके। और ये दोनों की फीचर्स को जब ऐड ऑन किया गया तो जो नया बना वो बना HTTPS जो सिक्योर होता है। इसलिए मेक श्योर आप जब भी किसी भी वेबसाइट पे हो HTTPS हो। नाउ कहता है क्या, विच कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाइज द प्रोटोकॉल ये सारे प्रोटोकॉल थे, ये तो थे। तो यहाँ पे क्या है, ये HTTPS। तो यहाँ पे आपको पहला आंसर क्या होगा, HTTPS का, बस खत्म। दूसरा क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S यही तो बताया मैंने, देखो ये सारा क्वेश्चन का आंसर ही मैंने पहले बता दिया। S मतलब क्या है, सिक्योर्ड है। तो द S इन HTTPS मेक्स इट सिक्योर यूजिंग SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। दिस प्रोवाइड्स अ सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। ठीक है। नाउ थर्ड क्या करता है, एक्सपैंड द टर्म URL। तो ये फुल फॉर्म है, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और WW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। देखो इंटरनेट पे जो कुछ भी है वो WW के रेफरेंस से ही है। और URL का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट पे चाहे कोई भी चीज है, उसका एक यूनिक एड्रेस होगा, और उस यूनिक एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, URL। एक को जो एड्रेस मिल गया वो दूसरे को कभी नहीं मिलेगा। This is called what? URL. So this was question number 21. Let's move to the next question, that is question number 22. कहता है क्या, इसमें ऑप्शन है या तो A या तो B। तो क्या कहता है क्वेश्चन ए कि राइट एनी 2 ways टू ऐड ऑडियो फाइल। ठीक है। और B इसका जो कहता है राइट एनी 2 ways टू ऐड वीडियो फाइल, यानी या तो ऑडियो या ऐड करना है या तो वीडियो ऐड करना है। तो उस केस में क्या होगा, दो तरीका क्या होता है, एक होता है इम्बेड टैग का यूज करके कर सकते हैं, और दूसरा होता है ऑडियो कंट्रोल टैग का यूज करके कर सकते हैं। यानी कि ऑडियो को ऐड करने के लिए भी एम्बेड टैग होता है, और वीडियो को ऐड करने के लिए भी, दोनों के लिए जो होता है वो क्या होता है, एम्बेड टैग होता है, EMBED। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, दोनों में होता है। अब ऑडियो के लिए ऑडियो कंट्रोल्स होता है और वीडियो के लिए वीडियो कंट्रोल्स होता है, जिसमें प्ले बटन आता है, पॉज बटन आता है, इस तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है। तो तरीका क्या है, इम्बेड SRC का मतलब होता है आप उस फाइल का लोकेशन यहां दोगे कि जिस फाइल को आप कनेक्ट करना चाहते हो, जो ऑडियो कनेक्ट करना चाहते हो। और ऑडियो कंट्रोल्स को लिखने के लिए ये होगा, ऑडियो कंट्रोल्स यहां लिखोगे और स्लैश ऑडियो से ऑडियो कंट्रोल बंद हो जाएंगे। अब सोर्स SRC इक्वल टू, यानी कि सोर्स SRC मतलब कि आपका जो ऑडियो का सोर्स है उसका कहां से उसको उठाना है, उस फाइल का एड्रेस यहां पे आप डालोगे और एक टेक्स्ट दे दोगे माई सॉन्ग। तो ऑडियो बेसिकली क्या होगा कि ये SRC बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अगर फाइल नहीं फाउंड हुआ तो फिर क्या ही बजाएगा वो, क्या ही ऑडियो आएगा। ठीक इसके उल्टा, उल्टा क्या मतलब इसी की जैसा, इम्बेड देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या हुआ, वहां MP3 था ना, MP3 यहाँ पे क्या हो गया MP4, माई वीडियो डॉट MP4। तो इम्बेड टैग तो बिल्कुल सेम हो गया। अब वीडियो कंट्रोल से यहां से शुरू हुआ और स्लैश वीडियो से बंद हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सोर्स SRC इक्वल टू माई वीडियो, यानी कि यहाँ पे भी सोर्स SRC है, यहाँ पे भी सोर्स SRC है, यानी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक तो इम्बेड टैग की वजह से, दूसरा ऑडियो कंट्रोल्स के बदले आपने वीडियो कंट्रोल्स कर दिया, बाकी बीच के भी चीजें बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे मैंने सॉन्ग लिखा हुआ है तो यहाँ पे सॉन्ग नहीं लिखेगा, यहाँ माई वीडियो लिख दीजिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कितना नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का। बस ये आपको टैग का पता होना चाहिए था, टैग का पता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ये लिखना है आपको, कैसे लिखोगे। तो देखो NH तो नॉर्मल है, एक होता है सुपर। देखो जैसे मैं लिखता हूं ना x², तो ये ऊपर है ना, स्क्वायर क्या है, ऊपर है, तो सुपर मतलब ऊपर, ऐसे याद कर लेना, सुपर मतलब ऊपर, ऊपर। तो सुपर मीन्स ऊपर, तो जब सुपर मीन्स ऊपर तो जो सब स्क्रिप्ट बनता है, तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब SUP नॉट स्लैश, SUP, और सब स्क्रिप्ट मतलब SUB। तो मैंने भी अपने एग्जाम मतलब अपने बचपन में या यूं को एग्जाम टाइम में ऐसे ही याद किया था, सुपर मीन्स ऊपर। तो जो ऊपर है, अब ये ऊपर नहीं है ना, नीचे है ना, सब स्क्रिप्ट होगा। तो सब स्क्रिप्ट में अंदर आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे और स्लैश सबसे बंद कर दोगे। वैसे ही x³ है तो x लिखेंगे, और ये ऊपर है ना तो ऊपर के लिए सुपर SUP, ठीक है, और यहाँ 3 लिखेंगे तो सुपर यानी कि ऊपर पहुंच जाएगा ठीक है। और ये A+B है तो ब्रैकेट में A+B ब्रैकेट क्लोज, और ये भी ऊपर है ना तो ऊपर के लिए मतलब सुपर SUP और 3 स्लैश सुपर, तो सुपर मीन्स ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा यहां से देखिए, ये था सेक्शन C, खत्म हो गया। सेक्शन C में 2 ही क्वेश्चन थे, 22 और 23। नहीं 22 नहीं था, 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन थे सेक्शन C में। अब आपका यहां शुरू होता है कौन सा, सेक्शन D, राइट।
ये फीडबैक फॉर्म बनाना है, और इस फीडबैक फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या कोड लिखना होगा, ये सबसे मतलब कहते हैं ना लास्ट होता है जब आप फॉर्म बनाते हैं, यानी कि आपने HTML में सब कुछ समझ लिया है तो आप लास्ट में आप क्या करते हैं, फॉर्म डिजाइन करते हैं। बहुत आसान होता है। सबसे पहले देखिए HTML 2 पार्ट में किया है मैंने, ठीक है। देखिए इसे में ये यहां से यहां तक लिखना है पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर ये अलग वेब पेज है, मतलब अलग स्लाइड है, यहां से लेके यहां तक लिखना है, ठीक है। ठीक है, और यहां पे लास्ट में स्लैश बॉडी ये छूट गया है, और फिर स्लैश HTML भी लगा देना होता है। ये प्रॉपर तरीका होता है कोई भी कोड लिखने का, ठीक है। तो HTML, ठीक है भैया, और स्लैश HTML से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आगे हम आए, हेड स्लैश हेड से बंद हो गया। टाइटल में हमने क्या दे दिया, फीडबैक फॉर्म, तो ये ऊपर सबसे ऊपर जो दिखाता है वहां फीडबैक फॉर्म दिखाएगा, ठीक है। अब बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में सारा कंटेंट होता है वेब पेज का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चा, फीडबैक फॉर्म, सबसे बड़ा सा लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ क्या देंगे, फॉर्म शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर्म को बंद करेंगे, स्लैश फॉर्म से आगे चल के बंद कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी कोई चीज होता है कि आप छोड़ भी देते हैं तो भी काम चलता है, लेकिन चलिए दे दीजिए, स्लैश फॉर्म से बंद कर दिया। अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहला क्या है, H1 स्लैश H1 के बीच में हम लिखते हैं फीडबैक फॉर्म, तो ये बड़ा सा आ गया लिखा हुआ फीडबैक फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ना नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, BR कर दिया, ठीक है। BR करने से क्या हुआ, लाइन छूट गया। उसके बाद क्या हम देते हैं, यूजर नेम, तो देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, यूजर नेम कोलोन, देखिए बिल्कुल यहाँ पे मैंने वैसे ही लिखा है, यूजर नेम कोलोन। अब इसके बाद जो है वो इनपुट लेना है और ये इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है, तो हमने क्या लिख लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यानी कि हमको यहाँ पे क्या रखना है, टेक्स्ट की इनपुट करनी है, ठीक है। नेम इक्वल टू ename1, कोई भी चीज आप यहाँ नाम दे सकते हो, एनीथिंग यू कैन गिव एनी नेम, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ दे दिया नेम इक्वल टू यूनेम, हटाइए, मैं ename1 ने मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा यहाँ पे, मैं कर दूंगा यूनेम, मतलब यूजर नेम, मतलब ये मेरी मर्जी है। साइज इक्वल टू 30, जो भी इसका साइज में इसमें जो लिखा हुआ उसकी साइज क्या होगी। वैल्यू इक्वल टू, मतलब यहां दिख रहा है ना इंटर यूजर नेम, यही होता है इसकी वैल्यू। अभी हमने शुरू में सेट कर दी एंटर यूजर नेम, तो ये यहां पे दिख रहा है इंटर यूजर नेम, इसको मिटा के आप जो भी डालोगे वो आ सकता है, लेकिन जब ये फॉर्म रन होगा तो यही लिखा हुआ है एंटर यूजर नेम, ठीक है। अब ये आपका बन गया, हाँ जी ये बन गया। BR मतलब लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक मतलब अगले लाइन पे आ जाओ, तो भैया अगले लाइन पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहां पे आ गए तो फिर एक बार और लाइन ब्रेक देना पड़ेगा, एक और लाइन ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैंक लाइन है, तो फिर से एक बार और BR दिया। ध्यान देना है इन सब चीजों का, ठीक है, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या हुआ, जेंडर है, तो यहां क्या लिखा मैंने, जेंडर लिखा। जेंडर में 2 है, तो ये जो होते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, वी टेल इट एज रेडियो बटन, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो बटन। रेडियो बटन की बेनिफिट क्या होती है कि इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हो, और चाहोगे कि उसमें से सारे में से कोई एक सेलेक्ट हो, वो होता है बेनिफिट। तो इसमें मेल और फीमेल है, तो मैंने कहा देखो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो मेल, और नेम इक्वल टू जेंडर। इसका नाम मैंने, मतलब इसका नाम जेंडर रखा है, इसका भी नाम मैंने जेंडर रखा, क्यों, जब दोनों का नाम हम जेंडर रखेंगे ना तो ये ग्रुप बन जाता है, यानी ये दोनों का एक ग्रुप बन गया। क्यों एक ग्रुप बना बच्चा, क्योंकि मैंने इसका नाम एक रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, इसका नेम हमने क्या रखा है, सेम रखा हुआ है, इसीलिए क्या बन गया, इसका ग्रुप बन गया। और ग्रुप बनने से क्या बेनिफिट हुआ, ग्रुप बनने से ये बेनिफिट हुआ कि अब मेल और फीमेल, देखो सबसे पहले मैंने इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर, और मैंने इसको मेल डाला तो यहां मेल आ गया। फिर से मैंने लिखा इनपुट टाइप रेडियो, तो उसके ठीक बगल में इनपुट टाइप रेडियो आ गया, उसका नेम भी जेंडर डाला और फीमेल लिखा तो फीमेल आ गया। अब इसको चूंकि नेम हमने दोनों का सेम रखा है, इसलिए या तो आप मेल सेलेक्ट कर पाओगे या तो आप फीमेल सेलेक्ट कर पाओगे, दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। BR मतलब लाइन ब्रेक, अगले लाइन में यहां पे आ गया। अब अगले लाइन में आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम्स, तो देखो यहां पे आप पहुंचे थे अभी, सेलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम्स, तो मैंने क्या लिखा यहां पे, सेलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम्स, और फिर उसके बाद अगले लाइन में आना है, तो अगले लाइन में आने के लिए क्या हो गया, BR। अब ये सब क्या होते हैं बच्चा, चेक बॉक्स होते हैं, यानी क्लिक कीजिएगा तो टिक लग जाएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा तो टिक हट जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं चेक बॉक्स। तो इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, चलिए अच्छी बात है। नेम इक्वल टू फूड, देखो सबका मैंने वही डाला, चेक बॉक्स नेम इक्वल टू फूड, चेक बॉक्स नेम इक्वल टू फूड, चेक बॉक्स नेम इक्वल, क्योंकि ये एक साथ रहेंगे, क्योंकि सारे फूड के नाम है, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू छोले भटूरे, वैल्यू इक्वल टू बर्गर, वैल्यू इक्वल टू रवा डोसा, वैल्यू इक्वल टू पनीर टिक्का, मतलब इसको मैंने वैल्यू भी डाल दी। ये वैल्यू मतलब ये नहीं होता है कि क्या लिखा हुआ आएगा बच्चा, वैल्यू मतलब होता है जब इसको सबमिट करेंगे, यानी कि फॉर्म जब क्लिक करके, जैसे बर्गर पर क्लिक करके, और यहां मान लीजिए एक सबमिट बटन भी हम बनाते हैं, तो सबमिट बटन जब क्लिक करेंगे तो अगर आपने इस पर क्लिक किया होगा तो डेटाबेस में क्या जाएगा, बर्गर जाएगा, वो होता है वैल्यू। बाकी दिख रहा है यहाँ पे जो छोले भटूरे, वो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए छोले भटूरे। फिर BR मतलब लाइन ब्रेक करके अगला चेकबॉक्स बनाइए,
वैल्यू इक्वल टू बर्गर, यानी कि जब इस पर कोई क्लिक करके सबमिट करेगा तो वहां वैल्यू जाएगा डेटाबेस में, लेकिन यहां लिखा हुआ क्या आया है, बर्गर, यहां पे भी लिखा हुआ है। बी आर से अगले लाइन में आ गया। फिर से चेकबॉक्स बनाइए, हाँ जी बनाया। वैल्यू इक्वल टू रवा डोसा, यानी इस पर जब कोई क्लिक करके सबमिट करेगा फॉर्म तो डेटाबेस में क्या जाएगा, रवा डोसा जाएगा। और यहाँ पे मैंने रवा डोसा ही डिस्प्ले भी कर दिया, क्योंकि भैया जो दिखेगा वही तो बिकेगा। फिर बी आर मतलब अगले लाइन पे आया। फिर से एक मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, सॉरी चेकबॉक्स बनाया, नेम फूड और वैल्यू पनीर टिक्का, यानी इस पर जब कोई क्लिक करके सबमिट करेगा तो पनीर टिक्का डेटाबेस में जाएगा, और पनीर टिक्का लिखा हुआ भी दिखा दिया। और बी आर मतलब लाइन ब्रेक, तो यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ के बाद एक और लाइन ब्रेक चाहिए क्योंकि हमको अगले बार लाइन पे भी आना है। हाउस आवर स्टाफ बिहेवियर, तो मैंने यहाँ लिख दिया हाउस आवर स्टाफ बिहेवियर। अब इसमें क्या है, देखिए ये क्लिक करेंगे ना आप तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन चाहिए, चारों ऑप्शन आएंगे, इसको हम लोग कहते हैं लिस्ट। हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक होता है लिस्ट बॉक्स, एक होता है कॉम्बो बॉक्स। तो फिलहाल ये लिस्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, तो लिस्ट बॉक्स में हमको बनाने के लिए हम क्या देते हैं, सिलेक्ट का यूज करते हैं, यानी कि सिलेक्ट हमको करना है। लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए हम जिस टैग को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिलेक्ट टैग। ठीक है, तो सेलेक्ट नेम इक्वल टू कोई ना कोई एक नाम तो देना ही पड़ेगा ना, तो इसको हमने नाम दे दिया लिस्ट नेम, कुछ भी दे दिया। अब ये सारे ऑप्शन है, देखिए 1 2 3 4। तो ऑप्शन पहला क्या हो गया, एक्सेप्शनली गुड। ऑप्शन दूसरा क्या हो गया, वेरी गुड एंड पोलाइट। ऑप्शन 3 गुड। ऑप्शन 4 कुड बी बेटर। और सेलेक्ट टैग जो शुरू हुआ था वो सेलेक्ट टैग बंद हो जाएगा, काम खत्म। ये 2 बार बी आर देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आगे क्या है। स्लैश फॉर्म से फॉर्म 1, स्लैश बॉडी से बॉडी 1, स्लैश एचटीएमएल से एचटीएमएल। तो अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा फॉर्म डिजाइन करना तो इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे पूरा फॉर्म क्या होगा, डिजाइन होगा, और इस कोड को लिखने के लिए 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 का ए। नाउ या तो वो करना था या तो ये करना था, ए और बी दोनों में से कोई एक करना था। तो ये देखिए ये टेबल बनाने के लिए दिया हुआ है, और टेबल में सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज करना। लेकिन यकीन मानिए सबसे आसान होता है, थोड़ा सा बस समझना है कि कैसे लगाना है। देखिए ये बहुत आसान है, याद रखिएगा टेबल रो के लिए, यानी जब भी हम एक रो बनाते हैं टीआर यूज करते हैं, हर रो के लिए टीआर यूज करते हैं। टेबल में जो हेडिंग देना होता है उसके लिए टीएच यूज करते हैं, और टेबल में जो डेटा देना होता है उसके लिए टीडी यूज करते हैं। बस ये 3 याद कीजिएगा, आर फॉर रो, एच फॉर हेडिंग और डी फॉर डेटा। ये 3 टैग याद है ना, सब काम हो जाएगा। देखिए HTML स्लैश HTML, हेड स्लैश हेड, टाइटल वर्किंग विद टेबल स्लैश टाइटल। वर्किंग विद टेबल किसी ने कहा नहीं, लेकिन टाइटल हम एक दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, बॉडी स्लैश बॉडी, यानी बॉडी और स्लैश बॉडी के अंदर ही दुनिया की सारी चीजें आएंगी। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, राइट HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज शोन बिलो, टेबल बॉर्डर शुड बी 2। ये बता रहा है कि टेबल का बॉर्डर 2 होना चाहिए। तो मैंने जब टेबल टैग स्टार्ट किया, देखिए टेबल टैग स्टार्ट किया तो इसमें मैंने क्या किया, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 कर दिया, हाइट इक्वल टू 100 कर दिया, विड्थ इक्वल टू 300 कर दिया, और सेल पैडिंग इक्वल टू 20 कर दिया। ठीक है, तो मतलब जो उसने कहा वो हमने कर दिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि टेबल बॉर्डर के लिए बॉर्डर टैग ही होता है, हाइट के लिए हाइट ही होता है, विड्थ के लिए विड्थ ही होता है, और सेल पैडिंग मतलब 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा, 2 सेल के बीच में, यानी देखिए आप कह सकते हैं कि सेल पैडिंग मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक का बीच का जो स्पेस होगा दैट कैन बी टोल्ड एज व्हाट, सेल पैडिंग। नाउ सबसे पहले एक रो शुरू होगा, देखो ध्यान से देखो अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, एक रो शुरू होगा। हाँ ये पहला रो शुरू हुआ ना, हाँ हुआ। तो क्या किया मैंने, यहां किया टीआर। लेकिन ये एक जो पहला रो तो शुरू हो गया, लेकिन ये देखिए कितने कॉलम्स के बराबर है। तो कॉलम, एक कॉलम ये था, एक कॉलम ये था, एक कॉलम ये था, 3 कॉलम के बराबर एक कॉलम आपने बनाया है। तो टीएच टेबल हेडिंग तो होगा क्योंकि हेडिंग देना था हमको, लेकिन इसकी कॉलम की जो स्पैन है, यानी इसकी जो ताकत है, 3 कॉलम्स के बराबर की ताकत है। ठीक है, प्लस ये कहां लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर, ताकि ये बीच में लिखा हुआ आ जाए। और डेटा क्या लिखना है हमको, एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पे डेटा क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय टेबल, और स्लैश टीएस से टेबल की हेडिंग खत्म। अब चूंकि 3 के बराबर एक ही था तो एक ही डेटा था ना, इसलिए यानी रो का काम शुरू हुआ और रो का काम खत्म भी हो गया, पूरा खत्म हो गया। बस इसमें क्या करना था, आपको ये पता करना था, यही तो डालना था इसमें कि भैया इसमें क्या है, 3 कॉलम के बराबर इन्होंने अकेले जगह ले रखी है, इसीलिए हम लिखेंगे टीएच कॉल स्पैन इक्वल टू 3 अलाइन सेंटर, और जो भी डेटा था वो, और स्लैश टीएस से बंद और टीआर से, मतलब उस रो का काम खत्म। अब अगला रो शुरू हो रहा है बच्चा, फिर से देखिए यहाँ टीआर, अगला रो शुरू हो रहा है। अब तीनों अलग अलग डेटा है ना, टेबल डेटा है, तो टेबल डेटा टीडी स्लैश टीडी। तो पहला टेबल डेटा क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, फिर टीडी, दूसरा क्या होगा, एम्प्लॉय नेम स्लैश टीडी, फिर तीसरा क्या होगा, डिपार्टमेंट टीडी डिपार्टमेंट स्लैश टीडी। पहला रो खत्म, मतलब अगला रो खत्म। आसान हो गया बहुत, बस जो दिमाग लगाना था यहां लगाना था भाई, कुछ दिमाग नहीं लगाना। फिर से एक नया रो शुरू होगा, हाँ जी नया रो शुरू हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, टेबल डेटा, ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा है। हेडिंग बस यही था, सबसे ऊपर वाला हेडिंग होता है, उसके बाद सारा डेटा होता है।
ठीक है, हालांकि होना तो इसको भी हेडिंग था, लेकिन पहले वाले को ही हम हेडिंग मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे 1 होगा TD1/TD, फिर क्या होगा, अंकित होगा TD/TD अंकित, सेल्स TD सेल्स स्लैश, रो खत्म, हाँ जी रो खत्म। फिर अगला रो होगा TR/TR, इसके अंदर टेबल डेटा 2 हेमा और HR, तो 2 हेमा और HR, फिर रो खत्म, हाँ जी खत्म, फिर रो शुरू होगा, हाँ जी रो शुरू होगा, फिर रो बंद भी तो होगा /TR, देखो यहाँ पे क्या होगा /TR होगा, TR। ठीक है बच्चा, अब क्या होगा उसमें, तो TD में 3, TD में मनीष, TD में फिनांस, 3 मनीष फिनांस। तो एक जगह बस आपको दिमाग लगाना था कि ये जो है कॉल स्पेन क्या करना है। अगर एग्जाम में आप कुछ भूल भी जाते हो तो छोड़ के नहीं आना होता है, जितना आपको आता है ना उतना सही लिख के आना। ये नहीं आता था ना, गलती लिख देते, लेकिन ये सब तो आसान था ना। देखो अगर आपको अगर एग्जाम में नहीं आता तो ये नहीं आता, बाकी ये तो मिनिमम अगर टेबल बनाए हैं तो इतना तो आता ही आता। इसके लिए कोड जरूर लिख के आते, तो 4 में आपको 3 नंबर जरूर मिल जाते, क्योंकि एक लाइन बस आपकी खराब थी। छोड़ के कोई क्वेश्चन एग्जाम में मत आइएगा, बस इतना कीजिएगा, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं सेक्शन ई में, राइट। सो वी आर नाउ इन व्हाट सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई है, और इसमें भी 2 क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी कितने 2 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है, मिस्टर अनीक comes from a village which recently started seeing digital revolution। ठीक है, अब गांव के बस व्यक्ति हैं और तुरंत तुरंत डिजिटल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है, एंड नाउ द पीपल ऑफ हिज विलेज हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट वो यूज करना शुरू कर रहे हैं। दे कैन शॉप ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन वो शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, चीजों को बेच सकते हैं। अनिक इज ऑल्सो एक्साइटेड विद दिस न्यू चेंजेस। नई नई चीजें हैं, अनिक बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने किसी चीज का ऑर्डर किया ऑनलाइन, आपने बैंक क्रेडिट कार्ड का डिटेल दिया, ठीक है, और पेमेंट कर दिया। बट आफ्टर पासिंग द प्रॉमिस ड्यू डेट, यानी कि कुछ तो होगा कि भैया 5 तारीख को पहुंच जाएगा, 5 तारीख को नहीं पहुंचा। ही हैज नॉट रिसीव द ऑर्डर, उन्होंने उसको अपना ऑर्डर नहीं मिला है। देयर इज नो वे टू कॉन्टैक्ट द कंपनी, कोई फोन नंबर काम नहीं कर रहा है, कोई ईमेल काम नहीं कर रहा है, कैसे कोई बात करे उनसे, ठीक है, और ईमेल्स का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ही ऑल्सो नोटिस्ड आफ्टर सम डेज दैट समवन इज सेंडिंग ईमेल्स ऑन हिज बिहाफ यूजिंग हिज पर्सनल डेटा, और ये भी उसको पता चला कि उसके बाद उसके नाम को यूज करे कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो ईमेल भेज रहा है किसी किसी लोगों को। अब क्वेश्चन उसके बेस पे ये कहानी बना दी गई है आपको। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अनीक इज विक्टिम ऑफ ऑब्वियसली साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्यों हुआ, क्योंकि पैसा ले लिया और चीज नहीं दिया, तो क्राइम है। तो इंटरनेट पे किया जाने वाला क्राइम क्या कहलाता है, साइबर क्राइम, या इसको हम लोग ऑनलाइन फ्रॉड भी बोलते हैं। दूसरा, मिस्टर अनिक फाइंड्स दैट हिज पर्सनल डिटेल आर नाउ लीक्ड, जो भी उन्होंने पर्सनल डिटेल भरा था तभी तो उनके नाम पे जो है ईमेल भेजे जा रहे हैं। दिस मीन्स हिज डैश इज कॉम्प्रोमाइज, ऑब्वियसली उनकी प्रीवियसी क्या की गई है, कॉम्प्रोमाइज की गई है। नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है, वाइल फिलिंग आउट डिटेल ऑनलाइन मिस्टर अनिक शुड हैव चेक्ड HTTPS इन द डैश इन द URL। तो HTTPS क्यों, क्योंकि अगर HTTPS होता तो सिक्योर्ड होता, और जो सिक्योर्ड वेबसाइट्स होते हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स यूजुअली नहीं होती है। नाउ फोर्थ, दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द एज अ केस ऑफ डैश स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्राइम। तो देखो यहाँ पे एक तो ये साइबर क्राइम है, तो यहाँ पे बच्चे फिर क्या लिख देते हैं कि हाँ ये भाई ये साइबर क्राइम है, तो उसने यहाँ बता दिया स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्राइम। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने जो है आपका फेसबुक खोला, ठीक है, और आपने बहुत सारे अपने फोटो लगा रखे हैं, अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, अपना ईमेल आईडी दे रखा है, आपके बारे में सब आप कम जानते हैं, आपके बारे में फेसबुक इंस्टाग्राम ज्यादा जानता है, ठीक है। अब मैंने आपके सारे फोटोज डाउनलोड कर लिए, आपका नंबर मुझे मिल गया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया, आपका ईमेल आईडी कॉपी करके पेस्ट कर लिया, और आपके ही जैसा बिल्कुल एक प्रोफाइल बना दिया। डिस्प्ले करने के लिए मोबाइल नंबर कुछ और दे दिया, आपका वाला दे दिया, लेकिन इंटरनली मैं अपने मोबाइल से अपना काम कर रहा हूँ, आपके फोटो पोस्ट कर रहा हूँ, आपके दोस्तों को जो है वो भेज रहा हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके सारे फोटो जो फेसबुक पे थे वो तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके उसको तो सेव कर सकता हूँ। आप ही बन के आपके परिवार वालों से मैं बातें कर सकता हूँ, और आपका ही प्रोफाइल लगेगा कि दुनिया में चल रहा है, और मैं कुछ XYZ गंदी मैसेजेस या कुछ फालतू की चीजें, ठीक है, कुछ भी कर लूँ। आजकल तो AI का जमाना है, वीडियो एडिटिंग भी ऐसे हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वीडियो है या आपकी ऑडियो है या आपका पिक है। इस तरीके से AI चीजें हो रही हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इंटरनेट पे उतना ही डालिए जिसको कल अगर मैनिपुलेट करके आपको परेशान किया जाए तो आप परेशान उतना हो सके। कुछ भी हो सकता है। AI इज टू डेंजरस, बिलीव मी, इट्स फार टू डेंजरस। ये मेरे भी वर्ड्स हैं
और ये एक आदमी और वर्ड्स है ये सेम, बिलीव मी AI इज फार मोर डेंजरस। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये किनके वर्ड्स है, किनका स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि आपकी चीज मैंने चुरा ली, फोटो वीडियो ऑडियो सब कुछ, और अपने ही एक प्रोफाइल बना के और लोगों से ऐसे कम्युनिकेट कर रहा हूं जैसे आप ही हो, क्योंकि आप नहीं कर रही है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हो गया पूरा क्वेश्चन, हाँ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। श्रेष्ठ was a bright student who excelled in academic and extracurricular activities. He intend to take some quotes and literature from internet to write an article. मतलब श्रेष्ठ जो है वो एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं एक न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। अब क्या कहता है, पहला क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एथिकल इश्यूज ही विल फेस। देखो कह रहा ही इंटेंट टू टेक सम कोट्स, कुछ कोट्स निकालना चाहते हैं, उठाना चाहता है, एंड लिटरेचर, कुछ लिटरेचर निकालना चाहता है इंटरनेट से। तो इंटरनेट से कोई भी चीज आप कॉपी करके एज इट इज पेस्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। यानी कि किसी की चीज को आप कॉपी करके एज इट इज यूज कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म इज एन ऑफेंस, आपको सजा हो सकती है। तो प्लेगियरिज्म का मतलब होता है कि आपने किसी के कंटेंट को, जैसे कि आपने मान लीजिए मेरी वीडियोस को जो है वो मेरे कोर्सेज को डाउनलोड करके आप बेच रहे हैं, नहीं, दैट इज व्हाट, मतलब दैट इज तो वो तो अलग चीज हो गई, वो तो IPR हो गया, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पे क्या है कि आप जो मेन काम कर रहे हो वो कर रहे हो कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट से जो इश्यूज आती हैं वो क्या आती है, प्लेगियरिज्म, यानी किसी के कंटेंट को एज इट इज यूज कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेगियरिज्म। अगर आपको करना मजबूरी है तो प्रॉपर कोट कीजिए, यानी कि डबल कोट कि ये वाली, और फिर बताइए कि ये वाली लाइन मैंने यहां से उठाई है, तो वो प्लेगियरिज्म नहीं होता है। एक तो आपने कॉपी पेस्ट करके बोला रहे ये तो मेरी चीज है, तो ये हो गया प्लेगियरिज्म। दूसरा है आपने कोट्स में डाल दिया स्टेटमेंट, जो कॉपी किया वो कोट्स में डाल दिया, डबल कोट्स में, और नीचे दे दिया कि दिस वाज टेकन फ्रॉम दिस। तो आपने प्रॉपर उनको एक्नॉलेज कर दिया, जिनका कंटेंट था उसको प्रॉपर एक्नॉलेज कर दिया। तो इस तरीके से प्लेगियरिज्म से आप बच सकते हैं। नाउ दूसरा क्या है, डज द अबव इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड अबव कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ IPR वायोलेशन। तो देखो नहीं, ये IPR वायोलेशन नहीं होगा, ये प्लेगियरिज्म होगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के लिए जो है वो IPR यूजुअली नहीं होता है कि हाँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या कहता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी, देखो कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी मतलब इंटरनेट पे कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी है वो मेरी है। जैसे मैंने वीडियो बनाया है मान लीजिए, ठीक है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, डिजिटल है, आप उसको डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दे रहे हो, आप अपना एक चैनल बना के, अगर ये तो मेरी वीडियो है, गलत है वो, दैट इज, तब वो एक IPR वायलेशन किया आपने, मेरी प्रॉपर्टी को अपना बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपी पेस्ट किया, अपना नहीं बताया उसने, उसको तो लिखना था, उसको तो बस लिखना था, उसने कॉपी पेस्ट किया, तो वो प्लेगियरिज्म है, उसने जानबूझ के कमिट नहीं किया, गलती से हुआ, प्लेगियरिज्म है। थर्ड, हाउ कैन ही अवॉइड दिस एथिकल इशू, इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकता है, तो मैंने बताया ना, ही कैन अवॉइड दिस बाय प्रॉपर्ली कोटिंग द सोर्स, कि कहां से उसने कॉपी पेस्ट किया है, एंड गिविंग क्रेडिट, और क्रेडिट देना होता है, ठीक है, टू द ओनर ऑफ द कंटेंट, कि हाँ भैया मैंने ये आनंद सर के नोट्स, जैसे ये नोट्स आप किसी को देते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे ये मेरा कोट्स है, मतलब मेरा नोट्स है, ठीक है, आप बोलेंगे आनंद सर का नोट्स है, ठीक है। और अगर इसको आप कहीं डिस्प्ले कराते हैं, इसको कहीं डिस्प्ले करते हैं, किसी वेबसाइट में मान लीजिए आपने लिंक बना के डाल दिया अपने दोस्तों के लिए, तो वहां पे आप प्रॉपर लिखोगे वेबसाइट पे कि दिस इज नोट्स बाय आनंद सर कोडिटा, राइट, दिस इज द थिंग, कोट कर दोगे, प्लेगियरिज्म नहीं होता है। नेक्स्ट, सजेस्ट टू नेटिकेट्स। नेटिकेट्स का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है एटिकेट्स, एटिकेट्स जानते हो, एटिकेट्स मतलब होता है मोरल, एटिकेट्स मतलब होता है जैसे कि आप अपने पिताजी को आप बोलते हो, उनके पैर छू के प्रणाम करते हो, आप अपने से बड़ों की इज्जत करते हो, ठीक है, गाली गलौज नहीं करते हो, किसी भी चीज को एक प्रॉपर तरीके से करते हो, यानी कि जो हमारी मोरल है, जो हमारे नैतिक है, जो हमें संस्कार कहते हैं इसको दैट इज कॉल्ड एटिकेट, संस्कार, ठीक है। इस संस्कार को जब इंटरनेट पे आप इंप्लीमेंट करते हो तो वो बन जाता है नेटवर्क एटिकेट्स, यानी इंटरनेट पे किए जाने वाला एटिकेट्स। तो जो आपका नॉर्मल एटिकेट्स यहाँ है वो वही वहां पे भी है कि आप जब चैटिंग कर रहे हो तो किसी से गाली गलौज नहीं करो, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो तो गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करो, सही अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कोई आता है तो बिना जाने कि वो सही है गलत उसको आगे फॉरवर्ड मत करो। तो इस तरह के नेटवर्क एटिकेट्स होते हैं, दो ही लिखने के लिए कहा है, तो रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरे की भी रेस्पेक्ट कीजिए जो इंटरनेट पे है, ठीक है। दूसरा, डोंट बुली एनीवन, यानी किसी को जो है बुली नहीं कीजिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट नेटिकेट्स। तो नेटिकेट्स मतलब नेवर एवर डू एनीथिंग रॉन्ग विथ एनीवन, सिंपल कॉन्सेप्ट में, कभी भी किसी दूसरे के साथ आपको गलत नहीं करना है, चाहे आप रियल लाइफ में हो
चाहे आप इंटरनेट पे बैठे हुए हों. So this was the overall explanation of the sample paper for class 10 computer application code 165 and I hope आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स.